Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने इसका 27 और 28 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है ना। तो अभी 29 30 आगे देखेंगे। तो वापस से फटाफट सी कंडीशन बनाओ, क्या थी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तब डाउट ले लूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से क्विकली इसकी कंडीशन को ड्रॉ करो। क्या कंडीशंस थी? V always scores more than P and P always scores more than Q, ठीक है। Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस थी। इसके बेसिस पर 27 और 28 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ट्राई करो से आंसर करो जल्दी से। ठीक है, इफ S इज रैंक सेकंड, अगर S की रैंक सेकंड आती है इसमें, तो फिर कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? सेकंड वाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर S सेकंड आ रहा है इसका मतलब R फर्स्ट आएगा और T लास्ट आएगा, ठीक है। R आपका आएगा फर्स्ट और T आएगा आपका लास्ट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी ट्रू, मतलब फर्स्ट रैंक R की हो जाएगी और लास्ट रैंक T की हो जाएगी। अब बीच में कितने लोग बचे हैं? 5 लोग, ठीक है। और एक कंडीशन क्या दे रखा है आपका? V always scores more than P and P always scores more than Q, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसमें से स्टेटमेंट सही हो सकता है। P gets more than R नहीं हो सकता, करेक्ट। V gets more than S, V gets more than S, क्योंकि यहाँ पर S की रैंक सेकंड है, करेक्ट। हाँ, V gets more than S ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ P gets more than S ये भी पॉसिबल नहीं है। U gets more than V, तो U can get more than V because VP और Q को आपको साथ में रखना है। तो अगर आप V P और Q को यहाँ पर रख सकते हो तो U को आप यहाँ रख दोगे, तो इस केस में U की रैंक V से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या करेक्ट है। समझ आया ये? चलो क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करो फिर।
Sorry, if S is ranked 6th, Q is ranked 5th, which of the following can be true? देखते हैं। अभी आपका S की रैंक फर्स्ट नहीं आएगी, उसका मतलब R फर्स्ट होगा और T लास्ट होगा। ठीक है। Which of the following can be true? V is ranked 5th or 4th? V is ranked 5th or 4th? नहीं, not possible. R is ranked 2nd or 3rd? Wrong. P is ranked 2nd or 4th? P is ranked 2nd or 4th. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, V scores more than P, P scores more than Q. ठीक है। P सेकंड आ सकता है क्या? जो लोग C आंसर कर रहे हो वो ये बताओ, क्या C सेकंड आ सकता है? सभी लोग C आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पिछले वाले कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। P की रैंक सेकंड आ सकती है क्या? अरे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तभी तो आंसर सही होगा। अब U इज रैंक 3rd और 4th, तो U को तो आप कहीं भी रख सकते हो ना, क्योंकि V इज मोर देन P, P इज मोर देन Q। ठीक है, U को आप यहाँ भी रख सकते हो 3rd पे, यहाँ भी रख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया नहीं आया? क्लियर होगा सब लोगों को ये पॉइंट? अनिकेत क्या पूछना है ये बताओ पहले। नहीं, यहाँ पर और नहीं, हमें दोनों कंडीशन देनी पड़ेंगी। आप एक चीज बताओ, अगर आप सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो और को लेकर, तो डी कैसे गलत हो सकता है? डी तो दोनों तरीके से सही हो रहा है ना, 3rd पर भी रखो या 4th पर रख लो। अरे एक बात बताओ, अगर आप सी को करेक्ट बोल रहे हो तो डी गलत कैसे है ये बताओ पहले मुझे। डी गलत कैसे है? डी तो 3rd पे भी आ जाएगा, 4th पे भी आ जाएगा। पी आपका 2nd पे नहीं, पी आपका 4th पे नहीं आ सकता। सॉरी, पी आपका 2nd पे नहीं आ सकता। मुझे ये बताओ 4th वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? 3rd वाले ऑप्शन में 2nd पे नहीं आ सकता। और का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उस तरीके से देखने जाओगे तो डी ऑप्शन में क्या गलती है? क्योंकि पी को आप 2nd पोजीशन पे कभी रख ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर अगर और की जगह एंड वर्ड को यूज किया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि एक ही बंदे की दो रैंक हो रही है, एक ही बंदे की दो रैंक हो रही है। और का मतलब ये है या तो 2nd पे सही हो जाए या तो 4th पे सही हो जाए। बट यहाँ पर उसका मीनिंग एक्चुअली वो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप एंड का यहाँ पे कंजंक्शन यूज करोगे तो एक बार में एक बंदा 2 रैंक पे कैसे हो सकता है? पी इज रैंक 2nd एंड 4th, कैसे हो सकती है चीज? नहीं होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हिमांशी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये पॉइंट? सर आ गया। सर मेरे को पता है, मुझे नहीं आएगा ना समझ, मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए मैंने बोल दिया आ गया। तो समझ में क्या नहीं आया उसमें है क्या ऐसा? सर मेरे को सी वाले में डाउट है, एक बार सी वाला दोबारा समझाना। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है?
यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हुए और की वजह से। लेकिन अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ और की जगह एंड लगा दूं तो क्या इस ऑप्शन में कोई लॉजिक बनेगा? नहीं, एंड एंड और की नहीं, मेरे को समझा दो, आ जाएगा सर समझ। सी वाला बता दो एक बार। P इज रैंक्ड सेकंड और फोर्थ। P यहाँ पे कैसे आ सकता है? जब V की रैंक P से ज्यादा है ठीक तो है, V को कम। ठीक है, ठीक है, आ गया बस। सर। अब U इज रैंक थर्ड और फोर्थ, तो U को तो आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। ऑप्शन नंबर डी, if R is ranked second and Q is ranked fifth, which of the following is true? अगर R की रैंक सेकंड है इसका मतलब S आपका फर्स्ट आया और U और Q में से कोई लास्ट आया। U Q आ नहीं सकता, इसलिए U आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत क्लियर है कि V की रैंक P से ज्यादा थी और P की रैंक Q से ज्यादा, तो V यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा और जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। Which of the following is correct? S is ranked third, wrong है। P is ranked third, wrong है। V is ranked fourth, wrong है। T is ranked sixth, सही। समझ आ गया ये सबको? चलो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? हम्म,
कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग तो होगा ही ना, मीन्स का क्वेश्चन है तो मीन्स के क्वेश्चन हल हुआ तो होते नहीं बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है उनमें। चलो देखो, there are 3 poles on each side of the road. These 6 poles are labeled A, B, C, D, E, and F. The poles are of different color, namely golden, silver, metallic, black, bronze, and white. The poles are of different height. मतलब कितनी सारी चीजें दे रखी है। उन 6 पोलों को, 3-3 पोलों को अपोजिट फेस पे, मतलब रोड की अपोजिट साइड पर अरेंज कर रखा है। उसके बाद उन 6 पोलों के अलग अलग कलर हैं। उसके बाद उन 6 पोलों की अलग अलग हाइट है। स्टार्ट करते हैं। The tallest pole is exactly opposite to the golden colored pole. तो यहाँ पर सबसे टॉल पोल कौन सा है? E, the tallest pole is opposite to golden colored pole. अपोजिट कैसे होंगे ये लोग? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से अरेंज है ये 6 पोल। The shortest pole is exactly opposite to the metallic colored pole. तो जो शॉर्टेस्ट पोल है वो मेटालिक कलर्ड पोल के जस्ट अपोजिट है। F, the black colored pole is located between A and D. F कौन से कलर का पोल है? देखो A, B, C, D, E और F। F कौन से कलर का पोल है? ब्लैक कलर का पोल है। F किसके अपोजिट है? मतलब F किसके बीच में है? F, the black colored pole is located between A and D. F किसके बीच में? A और D के बीच में। या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। C, the bronze colored pole. C कौन से कलर का पोल है? ब्रॉन्ज कलर का। Is exactly opposite to A. तो जो C है तो किसके अपोजिट है? एग्जैक्टली अपोजिट टू A है। B, the metallic colored pole. B कौन सा है? मेटेलिक कलर्ड पोल। देखो मेटेलिक अपोजिट इसकी शॉर्टेस्ट, मतलब मेटेलिक कौन सा? बी आपका। बी द मेटेलिक कलर्ड पोल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। अब बताओ मुझे इस लाइन को पढ़ने के बाद शॉर्टेस्ट पोल कौन सा है? बी द मेटेलिक कलर्ड पोल इज अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट कलर्ड। तो शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया आपका? एफ। ए द व्हाइट कलर्ड पोल। ये कौन सा कलर का पोल है? व्हाइट कलर का। is taller than C but shorter than D and B. इसका मतलब क्या है? A the white colored pole is taller than C but shorter than D and B. इसका मतलब क्या हो गया कि आपका C आएगा यहाँ पे, A आएगा यहाँ पे, और इन दोनों पोजीशन में से D और B कहीं भी आ सकता है। समझ आया इतना आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो यहाँ पर E किसके अपोजिट है? E गोल्डन कलर्ड पोल के अपोजिट है। तो या क्या, एक बार बताओ, यहाँ पर 4 कलर के तो हो गए और E गोल्डन कलर के अपोजिट है, इसका मतलब E कौन से कलर का हो जाएगा? मेटालिक। E हो जाएगा आपका सिल्वर कलर का पोल हो जाएगा। E कौन सा हो जाएगा आपका? सिल्वर कलर का पोल हो जाएगा। और जो बच गया D वो हो जाएगा गोल्डन कलर का। तो E किसके अपोजिट है? D के। सर ये नहीं समझ आया, एक और बताना। क्या क्या नहीं समझ में आया? बोलो पहले। यही वाला, ये गोल्डन वाला जो अभी आपने बताया। यहाँ पर 2 बचे हुए थे, ठीक है। अब जब E गोल्डन कलर्ड पोल के अपोजिट है तो एक बार बताओ, अगर आप रेड कलर वाले किसी पर्सन के अपोजिट खड़े होते हो, क्या आपके पास रेड कलर होगा?
हाँ, अगर आप किसी रेड कलर वाले के अपोजिट खड़े हो तो आपका रेड कलर होगा? नहीं होगा ना। तो ई गोल्डन कलर के अपोजिट खड़ा है, व्हाइट मेटालिक ब्राउन ब्लैक हो चुका है, तो बचा कौन सा? सिल्वर तो बचा है एक यहाँ पे। समझ आया? तो यहाँ सिल्वर आ जाएगा। अब गोल्डन कलर की सिर्फ एक बचा डी, तो डी गोल्डन कलर हो जाएगा। बात खत्म। हाइट आपने अरेंज कर दी, कलर आपने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है। अगर ये अरेंजमेंट बनता है कि जो एफ है वो ए और डी के इस तरीके से बीच में है, या फिर वो ए और डी के बीच में इस तरीके से है, तो ए के अपोजिट सी है, सी आ जाएगा। यहाँ पे ए के अपोजिट सी है, सी आ जाएगा। ई बी के अपोजिट है, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, और एफ बी के अपोजिट है, बी यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों ही अरेंजमेंट आपके करेक्ट है, दोनों में से कोई सा भी सही है। समझ आया पूरा? सर ये वाला समझ नहीं आया, ए एफ डी और डी एफ ए, बाद में ये क्या लिखा है सी बी? अरे यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है ना, डाटा के साथ कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने। ये सी के अपोजिट कौन है? ए, तो सी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ई के अपोजिट कौन था? डी का। ये लिखा क्या है मैंने? ये अपोजिट तो लिखे हैं। ई के अपोजिट डी है, तो ई यहाँ आ जाएगा, और एफ बी के अपोजिट है, तो बी यहाँ आ जाएगा। बात करो। समझ आ गया सबको? इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंक के मेंस में देखने को मिल सकता है। तो विच इज द सेकंड टॉलेस्ट पोल? सेकंड टॉलेस्ट पोल कौन सा है इसमें से आपका? आंसर करो। नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि डी और बी में से कोई सा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आंसर के लगा दोगे तो आपके नंबर डी। Which is the color of the tallest pole? टॉलेस्ट पोल का कलर कौन सा है? ई का सिल्वर। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक ऑर्डर रैंकिंग अच्छे से? सभी लोग बता दो एक बार अगर समझ में आ गया अच्छे से तो। चलो ठीक है, तो हिमांशी के अलावा किसी ने डाउट ही नहीं भेजे, तो हिमांशी के डाउट ले लेते हैं। चलो बोलो हिमांशी, कौन सा क्वेश्चन था इसमें? पहले तो क्वेश्चन नंबर 11, क्या नाम है इसका? वर्कशीट का बताओ पहले, वर्कशीट। हाँ, इंडिकेटिव वाले का, इंडिकेटिव वाले का वर्कशीट का बताओ पहले, वर्कशीट का। वर्कशीट का बताऊं? क्वेश्चन 4। क्या डाउट है इसमें? ये क्या था इसका? Pointing to a photograph, Vajpayee said, he is the son of the only daughter of the father of my brother। मतलब वाजपेयी का ब्रदर, फादर मतलब वाजपेयी और उन दोनों का उनके पिताजी। डॉटर, डॉटर ऑफ द फादर मतलब इन्हीं के फादर की डॉटर, मतलब इन दोनों की बहन। ओके, ओनली डॉटर मतलब ये इनके फादर की एक ही बेटी है। सन ऑफ द ओनली डॉटर मतलब इनका बेटा। ठीक है, तो हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? कौन हो जाएगा? मामा ही तो हो जाएगा, मैटरनल। क्या दिक्कत अच्छा, थी?
हाँ कोई बात नहीं। अब 16, 17, 18 ब्लड रिलेशन का। ये समझ में आ गया? हाँ ये आ गया। चलिए, direction. Study the following information carefully to answer the given question. There are 7 members in the family of 3 generations. No single person has a child. R's father's mother's husband is aunt. मतलब R के फादर के मदर के हस्बैंड कौन है? एंड है। V is the only daughter of T. ठीक है। P is the mother of Q. Who has 2 siblings? Means Q के 2 siblings हैं। P is not married to N. P की शादी N से नहीं होती है। S is the mother. S is the member of the family. S is family का एक member है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, चलो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड। ठीक है, तो N का कोई ना कोई वाइफ तो होगी। अब N की वाइफ कौन हो सकती है, ध्यान से देखो। N की वाइफ P तो दे रखी है कि नहीं होगी। ठीक, अब एक चीज देखेंगे, ये 3 जनरेशन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। N की वाइफ कौन हो सकती है, देखो यहाँ पर। देखो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि R का फादर है यहाँ पर, तो इसकी भी शादी होगी। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, नो सिंगल पर्सन है। यहाँ पर क्या लिखा है, नो सिंगल पर्सन है द चाइल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, बता दो ये चीज। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P और N, यहाँ P आ नहीं सकता। उसके बाद देखो, अगर आप P को यहाँ पुट नहीं कर सकते फीमेल को, तो P को अगर आप यहाँ पुट करते हो फीमेल पर्सन को, ध्यान से देखो आपके सर पास P, बोलो। सर जैसे मैंने पता है क्या किया, जो टी के बेटा है ना वी, टी के साथ एक कॉलम और P लगा का दिया बेटा नहीं क्योंकि है, बेटी है वो। हाँ जो टी के साथ मैंने वो 2 साइन लगा के इसका हस्बैंड बना दिया और ये पी का N भी का लगा ना, दिया। धीरे धीरे N का किसका टी, हस्बैंड बना दिया? देखो 3 कॉलम आपने बनाया ना, उसके बाद टी की बेटी वी है, तो टी के आगे अगर बच्चा है तो इसका मतलब उसकी शादी भी हुई होगी, तो टी की शादी करा दी और एक बॉक्स लगा दिया। P की शादी करा दी, बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर बनाओ ना, सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ पे मिल रहे हैं, चलो यहाँ पे बना तो दो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम बॉक्स कहाँ लगाएं। अब जैसे पी और क्यू है, पी की भी शादी अरे करा दी रुको पी के रुको साथ। रुको 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 रुको, सबसे ज्यादा बॉक्स कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बॉक्स नहीं मिल रहे, इसमें 5 बॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे लगाओ ना, 7 लोगों में से 5 बॉक्स मिल रहे हैं, तो और चीज देखनी जरूरी है। सर मतलब हमें सोचना कैसे है ये तो बताओ पहले। सोचना बताया नहीं था, बॉक्स बनना है, बॉक्स के हिसाब से बनाते जाओ, वेरिएबल को देखते जाओ। ये बॉक्स पढ़ा हुआ बॉक्स होता है का, टारगेट बुक। अच्छा बॉक्स यहाँ बनाना है मतलब जहाँ पर ज्यादा बॉक्स बन रहे हैं। जहां पर वेरिएबल ज्यादा बनेंगे वहीं तो बॉक्स बनाओगे, जहां पर कुछ मिल गया वहां पर ठीक क्या है, करना, बॉक्स करेंगे। ठीक है फिर ये आगे। तो लॉजिकल सी बात है ना, एक तो सिंपल सी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पी की शादी एन से नहीं होती है, तो अब इसको पी को कैसे पुट कर सकते हैं वो देखो। पी को यहाँ पर आ नहीं सकता आपका, पी आपका यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक है, अगर ठीक है। आप पी को यहाँ पुट करोगे तो क्यू उनका क्या है, बेटा है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। ठीक, फिर उसके क्या बाद पता किसी और बॉक्स में आता हो, तो हमने यहाँ क्यों पुट ये किया कहाँ है। पुट करोगे यार, जहां पर दिख रहा है पहले उस पर पुट तो करके देखो। अजीब ही कहानी लगाते हो आप तो क्वेश्चन मतलब में। पहले ट्राई करना है। पहले सुनो मेरी बात को, ठीक है। पी को यहाँ पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते। यहाँ पर एक फीमेल पर्सन चाहिए, एक मेल पर्सन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसका जेंडर क्लियर मिल रहा है, पी का मिल रहा है। तो पी को अगर यहाँ पर पुट करते हो तो नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्यू के कितने सिबलिंग्स हैं, 2 सिबलिंग्स हैं। तो एक आर हो सकता है और एक यहाँ पर कौन हो सकता है। आप देखो टी को कहाँ पुट करोगे, टी को अगर यहाँ पे पुट करते हो तो वी फीमेल पर्सन नीचे नहीं आ पाएगा, इसके जस्ट एक जनरेशन नीचे।
अगर टी को यहाँ पे पुट कर सकते हो फीमेल पर्सन की जगह, तो क्या यहाँ पर कोई फीमेल पर्सन की जगह बची है? तो मेरी बात ध्यान सुनो, जब आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर एक फीमेल पर्सन आएगा ही आएगा, ठीक। अब आपने जब यहाँ पर टी को पुट किया, तो उसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि 7 लोगों का जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि पी का जो भी है बेटा या बेटी क्यू है, उसके 2 सिबलिंग्स और हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई। अब टी को अब इसी में पुट करके देखो, ये तो आपने कर दिया, अब आपको कैसे पुट करना है? टी को आप कहाँ पुट करोगे? टी को यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पे हाँ। कैसे पुट करोगे? नहीं नहीं, क्योंकि टी टी के कौन है? जस्ट, हाँ, टी के एक नीचे जनरेशन में फीमेल पर्सन है, और आपको पता है कि यहाँ पर आप वी पुट कर नहीं सकते, तो फिर ऑलरेडी 7 तो हो चुकी है, तो वी तो फिर आपका एक अलग ही वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए टी को आपको यहाँ पुट करके देखना पड़ेगा, एक बार ट्राई करके देखोगे। तो टी जब आपने यहाँ पुट किया, तो टी का जेंडर तो पी में नहीं है, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। और एक बचा फैमिली मेंबर, उन्होंने दे रखा है एस इज द मेंबर, एस यहाँ आ गया, हो गए 7 को 7 मेंबर। नहीं आया सर समझ में। अरे हर चीज डायरेक्ट नहीं दी जाती है, मेंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट लगा के देखना पड़ता है, लॉजिक को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर सारे एक बार क्वेश्चन फिर, डायरेक्ट दे दिए जाएंगे तो फिर अच्छे, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन कौन से होंगे? चलो एक बार फिर समझा दो सर। हर चीज डायरेक्ट नहीं दी जा सकती बेटा, अप्लाई करना पड़ता है दिमाग को कभी कभी। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। मतलब कि इतनी चीज है कि यहाँ पर 7 लोग रहते हैं, और जो फैमिली है वो 3 जनरेशन की है, मतलब 1 2 3 जनरेशन की, ठीक है। और एक सिंगल पर्सन का चाइल्ड नहीं है, मतलब सिर्फ मम्मी है तो उनका बेटा नहीं, दोनों ही मदर फादर दोनों लोग हैं, ठीक है। अब ठीक है। क्या क्या लिखा है? आर के फादर की जो मदर है, उनके हस्बैंड का नाम कौन है? एन है। एन। अब जब फैमिली में कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इनकी भी शादी हुई होगी। तो ये यहाँ पर मुझे 5 ब्लॉक मिल गए, मतलब यहाँ पे 5 लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है? वी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, मतलब वी अपने पेरेंट्स की सिर्फ एकमात्र बेटी है। पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो पी क्यू की माँ है। हु हैज 2 सिबलिंग, मतलब क्यू के 2 भाई बहन हैं। ठीक है। पी इज नॉट मैरिड टू एन। अब पी को मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता, तो ठीक मेरी है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। पी को मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता। पी को अगर मैं इस जनरेशन में पुट करता हूँ, तो नीचे चौथी जनरेशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर सिर्फ 3 जनरेशन है, ये भी दे रखा है यहाँ पे क्लियरली, फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। बीच पी में को ही यहाँ आएगी। पर, हाँ, पी को यहाँ पुट करूंगा तो नीचे क्यू खिसक जाएगा, और हो जाएगा बस 4 जनरेशन। क्वेश्चन का जो मतलब है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पी को यहाँ पुट कर नहीं सकते क्योंकि शादीशुदा नहीं है, तो पी को यहाँ पर एक बार, अब देखो फीमेल पर्सन है तो यहाँ पर पुट करके देखा, उसके बाद क्यू नीचे आ गया। क्यू के 2 सिबलिंग्स है, तो एक हो सकता है ये सिबलिंग हो जाए आर, और एक और सिबलिंग हो जाए। अब जब ये पुट किया तो 7 लोग हो गए फैमिली में, नहीं हो गए? 7 लोग हो गए, उसमें से 4 वेरिएबल मिल चुके हैं, और आपको पता कौन सा वेरिएबल है? टी और वी पता है, ठीक है। अब टी को यहाँ तो ला नहीं सकते इस वाली जनरेशन में, क्योंकि फिर 4 जनरेशन हो जाएंगी, तो हटा दो। अब एक बात ध्यान रखो, आप किसी भी नए मेंबर को नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 7 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। टी को यहाँ पुट कर नहीं सकता, तो मैं 4 जनरेशन की फैमिली हो जाएगी। टी को यहाँ पे कैसे पुट करूं? टी को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, देखो बताओ, टी को कहाँ पुट कर सकते हो? टी को ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि वी इसकी फीमेल है। हाँ, तो इसलिए टी को मैंने यहाँ पे पुट किया, जब टी को यहाँ पुट किया तो वी को यहाँ पुट करके देख लिया फीमेल, ठीक ठीक। अब बच्चा ठीक कौन सा? एक मेंबर एस बचा है, इसको यहाँ पे रख दिया, काम खत्म, ठीक है। अब दूसरी चीज, चलो अब यहाँ पर क्या बोल रखा था कि जो वी है वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, इसका मतलब बाकी के दोनों कौन हो जाएंगे? बेटे हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें, वो देख लो। हाउ अब हो जाएंगे सर, ये वाले तो हो जाएंगे, ये 16 17 18 हो जाएंगे। अब 20 कराना, 20 करा दो। हाँ ये वाला। चलो इसके पहले मीनिंग बताते जाओ मुझे, क्या है इसका मीनिंग? एच स्टार एम का मतलब क्या है यहाँ पे? एच इज द हस्बैंड ऑफ एम। एम। एम कम्युनिकेशन, ओ कम्युनिकेशन का मतलब देखो यहाँ पे क्या है? एच इज पेरेंट। द पेरेंट,
पेरेंट ऑफ ओ। ओ डॉलर एन का मतलब क्या है? ओ इज एल्डर देन एन, मतलब ओ उम्र में एन से बड़ा है। एन हैश एन का मतलब क्या है? हैश का मतलब क्या है? एन हैश एन मतलब एन इज द सन ऑफ एन। ठीक है, और जो है एन ओ से बड़ा है उम्र में, सॉरी ओ एन से बड़ा है। ठीक है, अब क्या लगा है? द एज ऑफ एम इज 35 years, एंड ऑफ एच इज 40 years, then what is the probable age of n? n की एज क्या होगी? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ n, m और s तो पेरेंट्स है दोनों, तो 35 से कम ही होनी चाहिए, ये भी हो सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ n, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं होगी। इसका आंसर की है क्या? नन ऑफ दीज है। 20 का इसमें आंसर की होगी, मैंने आपको 20 का ई दिया हुआ बेटा, ई होगा, क्योंकि इसमें से प्रोबेबल कोई ऑप्शन जो है बेसिकली इसमें तीनों सही हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर एम एच एच और एम तो मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा का छोटी कुछ भी हो ठीक है, सकती है। आगे मेरा यही आ रहा था आंसर, पहला दूसरा और तीसरा, फिर मेरे को लगा पता नहीं ये 3 आ रहे हैं तो क्या होएगा, अब पता चल गया ना। ठीक है और कोई डाउट? सर, एक ना पीपीटी में है क्वेश्चन 11। ये वाला ठीक है pointing to the Rohini in the picture, Gaurav said, गौरव ने क्या कहा? हर मदर, मतलब रोहिणी की जो माँ है, और हर यूज कर रखा बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ये फीमेल है। हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। सर, अब यहाँ देखो कि एक ग्रैंड चाइल्ड है तो रोहिणी का थोड़ा होगा, आपने बोला था कि ग्रैंडसन का मतलब होता है बेटे का बेटा। मैंने ये बोला था जब ग्रैंडसन और ग्रैंड चाइल्ड यूज किया जाएगा, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट वो होगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बोलो आप। तो फिर अब पहले वो बनाओ। हाँ, whose mother is my wife, मतलब इसकी जो मदर है वो गौरव की कौन है? वाइफ है। ठीक है, so how is the Rohini in the picture related to गौरव? बताओ। मेरा तो सिस्टर आ रहा था। देखो मेरी बात सुनो यहाँ पर, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब देखो, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था अगर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की बात होती है, ठीक है, अगर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर वर्ड यूज किया जाता है तो आप दादा दादी के हिसाब से चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर ग्रैंड सन दिया जा रहा है तो ग्रैंड सन की दोनों केस हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्शन के हिसाब से गाई जाती है, इस बात में थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? डाटा इनएडिक्वेट। चलो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है? ऑप्शन में डाटा इनएडिक्वेट दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज करके चलते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ट्विस्ट होता ही है ऑप्शन के हिसाब से। अभी यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट नहीं होता, अगर यहाँ पर डाटा इनएडिक्वेट नहीं होता, ठीक, तब अब यहाँ पर क्या होता है, बात को समझो। हम इसको ये मान के चलते कि ये जो ग्रैंड चाइल्ड है, ये जो ग्रैंड चाइल्ड है वो गौरव की मदर का पोता है, मतलब गौरव की मदर ये हो जाती है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑप्शंस का बहुत बड़ा खेल होता है इसमें। ठीक है, अभी क्या होता है इस केस में? इस केस में क्या है, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या, फिर गौरव की मदर हो जाती, और गौरव की मदर का बेटा मतलब गौरव का बेटा, गौरव की मदर का बेटे का बेटा मतलब गौरव फादर हो गया। अब उस केस में ये जो लेडी है, ये गौरव और रोहिणी कौन हो जाते? भाई बहन हो जाते। लेकिन यहां पर जब उन्होंने ऑप्शन में डाटा इनएडिक्वेट डाला, बात को ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
तो वो ये बात आपसे चाह रहे हैं क्वेश्चन में, वो ये बात चाह रहे हैं कि आप इसको बाय डिफॉल्ट कंसीडर नहीं करोगे। अभी हमने क्या किया, जब मैंने ग्रैंड सन या ग्रैंड चाइल्ड बोला या ग्रैंड चाइल्ड बोला तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो दादा दादी वाला ही केस होगा। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन में डाटा इनएडिक्वेट ऑप्शन का यूज किया है, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप इस अजम्पशन को मत मान के चलो। समझ में आया? और कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करा जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन में डाटा इनएडिक्वेट दिया हुआ है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट नहीं मान सकते, लेकिन अगर नहीं है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। सर इसमें अगर जैसे डाटा इनएडिक्वेट ना दे रखा हो, सिर्फ नन ऑफ दीज भी दे रखा हो, तो हम नन ऑफ दीज लगा देंगे इसमें। एक मिनट सर बट वो सर ना ड्रिल मशीन चल रही है। तो एक बार लूट तो कर लूंगा ना इसको। बट सर इसमें ओनली वन प्रांजल दिया है तो मींस रोहिणी का चाइल्ड ही होगा। कैसे क्या दिया आपने? जरूरी रोहिणी की शादी हुई है सोनाक्षी इसमें? सोनाक्षी, रोहिणी अपने मदर की क्या ओनली चाइल्ड है क्या? सोनाक्षी इस बात का जवाब दो। अगर वो रोहिणी की चाइल्ड है, उसमें यहाँ से कहां से मालूम पड़ रहा है कि रोहिणी की शादी हुई है? रोहिणी थोड़ी ना अपने मदर की ओनली चाइल्ड है। फिर क्लियर हुआ ये पॉइंट? कंफ्यूज मत हो इतना इस चीज को लेकर। सिंपल सी बात है, ऑप्शन को देखो। अगर ऑप्शन में डाटा इनएडिक्वेट दिया हुआ है तो जो भी चीजें आप बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर रहे हो उन्हें मत करना उस टाइम पर, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपका डाटा इनएडिक्वेट दिखे, नहीं दिखे, तो ग्रैंड चाइल्ड, देखो अगर डाटा इनएडिक्वेट ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ठीक है, तो अगर सिर्फ ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर बोला जा रहा है तो पापा की साइड वाला कंसीडर करना, और अगर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर बोला जा रहा है तो पापा की साइड वाला अज्यूम करना। लेकिन अगर डाटा इनएडिक्वेट दिया है तब मत करना, ठीक है? अब बोलो हिमांशु। सर मैं ये कह रही हूँ, अगर डाटा इनएडुकेट ना दे रखा हो, नन ऑफ दीज दे रखा हो, तब मैं सिस्टर लगाऊं या नन ऑफ दीज लगाऊं? इस तरह लगा देना उस केस में। फिर अब आप कह रहे हो कि नन ऑफ दीज क्यों ना लगाऊं? यार मैं यहाँ पर कुछ लॉजिक बता रहा हूँ चीजों में। मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, ठीक है? जब एक तरफ आपको पैटर्नल पढ़ाया जा रहा है और फिर पैटर्नल नहीं दिया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते आप। मैं बोल रहा हूँ जब तक पैटर्नल मैटरनल वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, पैटर्नल मैटरनल वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, और ऑप्शन में अगर डाटा देखो, डाटा पहले आप मुझे एक बार बताओ, डाटा इनएडिक्वेट और नॉन में क्या फर्क होता है? बताओ रमान जी, डाटा इनएडिक्वेट और नॉन में क्या फर्क होता है? डाटा इनएडुकेट मतलब आपने क्लियर नहीं दे रखा जो दे रखा है क्वेश्चन में, और नन ऑफ दीज मतलब जो आपने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई नहीं है। तो बात क्या हो गई? नन ऑफ दिस का मतलब ज्यादा बचता ही नहीं है। नन ऑफ दिस का मतलब ये होता है आप बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन ले सकते हो। नन ऑफ दिस का मतलब हुआ कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। और डाटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम दी है क्वेश्चन में, ठीक है? नन ऑफ दिस जब दिया जाए और डाटा इनएडिक्वेट नहीं दिया जाए तो अपनी बाय डिफॉल्ट जो सिचुएशन को लेकर चलना उन्हीं को मानोगे, ठीक है? और अगर वहां पर डाटा इनएडिक्वेट दिया जाए तो वापस से सारी चीजें पिक्चर में आ जाती है, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। जब यहाँ पर कहीं पर पैटर्न और कहीं पर मैटर्नल वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कंडीशन जो है वो कंफ्यूज कंडीशन ही है, ठीक है? फिर उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। कोई ये नहीं जानता अरे भाई मदर बोल दिया तो मैं मैटरनल मानूं पैटर्नल मानूं, तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, तो फिर क्या करूंगा? फिर मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ टिक करने को तो मुझे बाय डिफॉल्ट फिर फादर की साइड से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंडा सिर्फ ये है कि ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करूंगा मैं। और बोलो डाउट। किसी और का कोई डाउट है? चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे सैटरडे को जो हमारी मेंस की क्लास होगी उसमें।
ठीक है, कोई किसी को डाउट हो तो वहां पर पूछ लेना सैटरडे वाली क्लास में। सर बीच में आपकी कोई क्लास नहीं है? अभी पता नहीं, शायद देखना पड़ेगा शेड्यूल एक बार। ठीक शायद है, है सर आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई डाउट वगैरह अगर हो ना तो रुमा मैम को भेज दिया करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पहली चीज मानसी, पहली चीज मैं पहली चीज बहुत स्पष्ट क्लियर कर दूं, आप क्या हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। मैं अगर चिल्लाता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, और आपको हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, डांट से नहीं डरना चाहिए। आपका यहाँ पर 1 घंटे का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं जो पढ़ने आई हूँ उसे क्रिस्टल क्लियर करके जाऊँ। कोई टीचर डांटता तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार, अगर आप सीख रहे हो चीजों को तो डांट के आपको जो लताड़ है जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चिल करके लिया करो। ठीक है सर। ठीक है, रिलैक्स रहो, अपना जो अपना काम है वो करो यहाँ पर, कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, अब बाकी कुछ भी होता रहा ठीक है, देख लो खुद में। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि मैं डांट रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उससे वो चीजें इफेक्ट करने लगेंगी आपको, अगर तो फिर आप पता है अभी आपकी आपकी पॉजिटिव चीज क्या है। अभी पॉजिटिव चीज ये है कि आप चीजों को सीखने के लिए कुछ किसी भी हद तक जाते हो। अगर आप डरने और हिचकिचाने लगोगे तो वो चीज चली जाएगी आपके अंदर से, वो अच्छी चीज है, उसको मत जाने दो। ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब बाकी लोगों को कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करो, फिर हिमांशी डाउट पूछती है। बाय बाय।